कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, वो भी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे विशाल जैन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग हर्ष भाई, गुड मॉर्निंग प्रदीप सर, टाटा स्टील बाइंग प्राइस जो है 178 है, प्लीज सजेस्ट योर व्यू, कैन आई होल्ड और एग्जिट? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ये मोमेंटम जो खराब हुआ है इसका, लेकिन मोटा मोटा बने रहिए। 225 220 के आसपास का टारगेट इसका होना चाहिए। आप एक बार 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ठीक है, यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल गई। एक दर्शक और हैं यहाँ पर और उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे टाटा चिंतन को लेकर, यहाँ पे टाटा चिंतन फार्मा को लेकर बेसिकली इनका सवाल है यहाँ पर, और इन्होंने जो है ख़रीदारी के जो भाव हैं 1580 से ज़्यादा के आसपास के भाव है, इन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी कर रखे हैं यहाँ पर लेकिन अभी जो है वो लॉस पर है। 2 महीने का इनका नज़रिया है और यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो यहाँ पर PE 200 के आसपास है। ये तो काफ़ी ज़्यादा हिसाब से अगर आप देखें, दूसरे से कंपेयर करें यहाँ पर। अरुण सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर लॉस में बैठे हैं हमारे दर्शक के। देखिए हर्ष जी, जहां तक टेक्निकल्स की बात है 1350 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉक मजबूत है, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली तो वैसे भी कोई कवरेज है नहीं और ज्यादा ये रडार पे आता नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन के रडार पे आता है। पर जहां तक तकनीकी तौर पर बात है 1350 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लें। ठीक है, उसके नीचे आता है तो स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए यहाँ पर। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है प्रदीप सर कि कोटक जो महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खबर IDBI को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं। अब मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदने की दौड़ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्ट्री कैपिटल हो गया या फेयरफैक्स के साथ यहाँ पे कोटक बैंक भी यहाँ पे जो है इस लिस्ट में शामिल हो गया है यहाँ पर। हालांकि रिपोर्ट्स में ना क्लैरिटी जो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से नहीं आई है कि उन्होंने यहाँ पर हामी भी नहीं भरी और खंडन भी नहीं किया है। सरकार जो है 61% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो बेचने की तैयारी कर रही है यहाँ पे। आपके हिसाब से दोनों स्टॉक्स कोटक में और ख़ासतौर पर IDBI में यहाँ पे, क्योंकि रिटेल निवेशक जो है IDBI पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखा है। देखिए ओवरऑल IDBI का चार्ट देखेंगे तो एज ए टेक्निकल व्यू मुझे लगता है कि 101 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। आपको यहाँ पे 88 वाले दोनों में से कौन से बने हुए सर? हाँ सर। सर नहीं, प्लीज कंटिन्यू सर। जी मुझे लगता है कि 101 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है IDBI का प्राइस। एज ए टेक्निकल व्यू मुझे लगता है कि 88 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। या तो मोमेंटम मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में, जैसे कि हम ओवरऑल बैंक्स पे रैली देख रहे थे, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऐसे ही रैली रहने वाला है, लेकिन ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पे नहीं रहने वाला। और कोटक महिंद्रा बैंक पे भी सेम व्यू है मेरा। अभी 2091 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एज ए टेक्निकल व्यू यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2220 2225 के आसपास, 2225 द रेजिस्टेंस जोन। अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है सेकेंड, आपको एक बार 2400 2450 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा इमीडिएट लेवल पर प्राइस एक्सेस को नहीं मिलेगा एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग। जी ठीक है सर, यहाँ पे ये आपने एक अच्छे से क्लैरिटी दे दी। अब हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कोशिश हमारी रहती है कि रिसर्च करते रहें, जानकारी साझा करते रहें। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50% से ज़्यादा टूट गए हैं शेयर्स, और क्योंकि हम देखे थे कि पिछले 1 साल के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यही चर्चा चल रही थी लगातार कि भाई हमारे पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहे। और बहुत सारे रिटेल निवेशक जो हैं ऐसे स्टॉक्स में फंसे होते हैं जहाँ पर पहले तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ी का दिखता है और फिर वो उसी जो रेस में होते हैं वो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 50% से ज़्यादा जो शेयर टूट चुके, 70% तक की गिरावट देखने को मिली। विष्णु प्रकाश आर पुनगलिया की बात करते हैं 70%, ये देखिए 1 साल के अंदर स्टॉक जो है साफ हो गया। यहाँ पे जिन निवेशकों ने लिया होगा सोचिए क्या हाल होगा उनका। इंसुलेशन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे 64% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे 62.75% ये जो शेयर है ये साफ हो गया है। यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट है, यहाँ पे मैसिव गिरावट। तेजस नेटवर्क्स की बात करें 61% ये टूटता हुआ दिखा है। पराज इंडस्ट्रीज़ की बात करें 58.28% यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट। उसके बाद आप देखिए वेदांत फैशन की बात करते हैं, यहाँ पर 57.54%, 50% से ज़्यादा की गिरावट है। ज्योति यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं 53% के आसपास यहाँ पर। स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी 53% ये टूटा है स्टॉक अपने यहाँ पर आप देखिए लेवल से करीब 1 साल के अंदर। रूट मोबाइल
52 पीछे यहाँ पे हमने देखा था कि एक ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे रूट मोबाइल में भी 52% की गिरावट आई है। गो फैशन की बात करें 50% से ज़्यादा ये स्टॉक जो है ये भी टूट गया है। सबसे पहले हम लोग अरुण सर से बात करते हैं, क्योंकि कुछ, हालांकि मेरे पास करीब करीब 34 ऐसे स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने निकाले, सर्च किए, 34 से ज़्यादा स्टॉक्स थे, लेकिन इनमें से कुछ स्टॉक्स हमने निकाले जहाँ पे जो थोड़े बहुत रिनाउंड थे यहाँ पर। तो आपके हिसाब से ये जो हम लोगों ने 10 स्टॉक्स निकाले हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहले तो यहाँ पर जो इस तरीके की मैसिव यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक सर क्या किया जाए? एक एक करके प्लेट ले आते हैं हम लोग। हर्ष जी, आप स्टॉक्स का नाम बताएंगे कौन जी, से एक बार stocks स्क्रीन पे हम आपने लोग select- लेके आते हैं सर। ये देखिए, सबसे पहली प्लेट है 5 स्टॉक्स की सर, ये जिसमें विष्णु प्रकाश से लेकर यहाँ पे जय बालाजी इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे नाम है सर। देखिए हर्ष जी, इन स्टॉक्स में जहाँ तक बात है, मुझे प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट भी अच्छा लगता है, थोड़ी कंपनी भी पॉजिटिव लगती है। नो डाउट स्टॉक में प्रेशर जरूर आया है, 330 के आसपास चल रहा है। तो इन सभी लिस्ट में देखें तो वीपीआरपीएल में एक इशू रहा है, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स थोड़े सस्पेंड हुए, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, इसलिए स्टॉक में गिरावट आई है। रिजल्ट्स भी खराब देखने को मिले। पर इन सभी इन 500 स्टॉक्स में से देखें तो प्राज इंडस्ट्री मुझे लग रहा है वो एक स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। 310 320 आता है तो वो एक अच्छा बार्गेन हंट स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, एक बार दूसरी प्लेट भी लेकर आते हैं, एक बार सर अरुण सर की राय ले लेते हैं दूसरे पे भी, और फिर हम लोग प्रदीप हल्दर सर के पास चलेंगे। सर देखिए, दूसरा ये वेदांत फैशन सर, हमने देखा था पीछे इस स्टॉक में पिछले एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन ये दबाव इतना घिरा गया, देखते देखते पता नहीं चला है यहाँ पर। और उसके बाद स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, 53% ये टूटता देखा। रूट मोबाइल में सर दबाव है, गो फैशन में दबाव है सर। ये क्या मौका है, अपॉर्चुनिटी है सर यहाँ पे इनमें से कहीं पे कोई? देखिए, अभी तो सभी स्टॉक्स में लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स को स्कैन करते हैं जी। तो एचडब्ल्यू सोलार अपने बड़े सपोर्ट के आसपास है, तो एक 210 215 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। तो अगर कोई अगर रिस्क ले सकता है तो एक स्टॉक में ले सकता है। पर अगेन मेरी बाइंग की सलाह नहीं है किसी भी स्टॉक में, इन सभी 500 स्टॉक में, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। हो सकता है यहाँ से भी ये स्टॉक थोड़े बहुत और गिर जाए, या फिर जब बेस फॉर्मेशन होगा जब इस स्टॉक में जरूर एंटर करेंगे। पर फिलहाल मेरी इस खरीदारी इन सभी 500 स्टॉक में नहीं रहेगी। अगर एक स्टॉक चुनना होगा तो एचडब्ल्यू सोलार 210 के स्टॉक के साथ चुनकर चल सकते हैं। अच्छा, एसडब्ल्यू सोलार सर, जो सर ने यहाँ पे बताया 210 के लेवल्स पे सर ना, 210 का एसएल रहेगा। थोड़ा टिप में बाई करें, 210 के नीचे जाएगा तो वीकनेस इस स्टॉक में भी बड़ी आ सकती है। ठीक है। यहाँ पर प्रदीप सर, आपके हिसाब से यहाँ पर जो हम लोगों ने 10 स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, जय बालाजी, विष्णु, ज्योति स्ट्रक्चर, रूट मोबाइल में सारे स्टॉक का चार्ट अभी देख ही रहा था। जी। अभी प्रॉब्लम यही है कि मंथली बेसिस पे बहुत खराब है, वीकली बेसिस पे भी खराब है। अब ऐसे स्टॉक्स में फंडामेंटली भी थोड़ा अभी राय देना यहाँ पे मुश्किल है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टॉक्स नहीं है 70%, 60%, 58% नीचे आने के बाद अगर बेस जब तक नहीं बनेगा तो यहाँ पे अभी भी कुछ भी बाई करने जैसा है। तो इसीलिए पूरे के पूरा जो आपने जितने भी स्टॉक्स दिखाया, एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। और एक बार अगर बेस बनता है कोई भी स्टॉक्स पे, मैं उसके लिए एक बार वेट करूंगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक में बेस भी नहीं है और लगातार लास्ट 11-12 मंथ से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है और 3-4 महीना ये रैली जो है डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू चले। तो इसी के वजह से मैं अभी कोई भी स्टॉक्स में बाई कॉल दे नहीं पाऊंगा। जी ठीक है, बाई कॉल नहीं दे पाएंगे। ठीक है सर, अपना काम है निवेशकों को, दर्शकों को बताना कि क्या स्थिति है, कौन से स्टॉक से थोड़ा अलर्ट मोड पर रहिए, जिसमें आपने निवेश किया उसकी क्या स्थिति है, क्या वहाँ से अगर आप फंसे तो क्या पोजीशन यहाँ पे निकल सकते हैं। और सर 50% के आसपास अगर ये गिरावट देखने को उससे ज़्यादा मिलती है तो निकलना भी आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे निवेशक डरते हैं इस चीज़ पे, थोड़ा सा कुछ निवेशक ईगो पे लेते, नहीं मेरा भाव जब आएगा मैं तभी नहीं निकलूंगा यहाँ पर। अरुण सर, आपके हिसाब से इस तरह की स्थिति देखने को मिले, क्या निकल जाना चाहिए निवेशकों को लॉस लेते हुए? यहाँ पे क्या समझदारी वाले फैसला होगा? क्योंकि बहुत सारे निवेशक मान के चलते हैं नहीं लॉन्ग टर्म के साथ 3 साल 4 साल बाद तो ये भाव आ ही जाएंगे। देखिए हर्ष जी, जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, एंट्री अगर किसी स्टॉक की मिल जाए देन व्यू एक देना काफी क्लियर होगा। पर जो 40-50% लॉस ऊपर से नीचे देख चुके हैं उनके लिए थोड़ा एग्जिट करना मुश्किल होता है। पर फिर भी टेक्निकल लेवल्स फॉलो करते हुए रिसेंट लोज जो बने हैं या फिर मंथली लोज जो है उनका स्टॉप लॉस प्रूडेंटली लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो देन वीकनेस काफी बढ़ती है। पर ऑलरेडी 50-60% नीचे है तो थोड़ा उछाल का वेट करना चाहिए। उछाल में आता है तो जरूर निकले, पर स्टॉप लॉसेस एक माइंड में जरूर रखें कि यहाँ से भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से भी स्टॉक गिर नहीं सकते।
डेफिनेटली गिरते हैं, पर स्टॉप लॉसेस माइंड में रख के होल्ड करें। पर यूजुअली मेरी हमेशा से ये सलाह रहती है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल भी होता है 10 से 15% या 20% भी आपके क्रॉस प्राइस के नीचे आ जाता है, तो यूजुअली आपको स्टॉप लॉस लगा के उससे एग्जिट ले लेना चाहिए। बाकी मेरी सलाह किसी भी स्टॉक पे फिलहाल इसमें खरीदार की सलाह है नहीं। इन सब में से अगर कोई एक रिस्क ले सकता है तो एक एचडब्ल्यू सोलार में लेके चल सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा एक दर्शक है हमारे, इनका नाम है अर्जुन तिवारी साहब। तो अर्जुन तिवारी साहब जो हैं वो एक स्टॉक स्पेसिफिक सलाह जानना चाह रहे हैं एचबीएल इंजीनियरिंग के ऊपर। 883 के भाव पर है, आज इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, एक तो इसके ऊपर जवाब दीजिए सर, क्या हुआ आज, मतलब आप कॉल क्यों नहीं दे रहे हैं सर? हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, दर्शक इंतजार मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। सर कॉल आज नहीं, कॉल आज 2-3 हफ्ते से थोड़ा हमने कम किया है, ये अच्छा। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। नो पोजीशन इज ऑल्सो ए पोजीशन, ये लोगों को समझना पड़ेगा। कॉल देके अभी इतना ज्यादा मोमेंटम मुझे दिखाई नहीं देख रहा है, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी जो आ रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होने वाला। तो इसीलिए मार्केट को एक बार मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप को सेटल होना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेश जो कॉल है वो हम देंगे जी। ठीक है, कई बार कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है बाज़ार में, तो आराम से आप बैठिए यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पे बाज़ार की स्थिति को ऑब्ज़र्व कीजिए। बाकी हमारे साथ तो दिग्गज देश के एक्सपर्ट्स हैं ही जो आपको एक बेहतरीन सलाह देते हैं। यहाँ पर प्रदीप सर, अब आपकी जो सलाह एचबीएल के ऊपर वो रह गई यहाँ पर। सर मुझे लगता है कि यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है अभी भी थोड़ा और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत चल गया था स्टॉक, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास। अभी जो सपोर्ट है मोटा मोटा करेंट जोन से भी 200 पॉइंट नीचे है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक करके जाइए, अदरवाइज 150-200 पॉइंट आपको नीचे मिल सकता है करेंट जोन से भी। और कहीं ना कहीं बाजार ही ऐसा हो चुका है, आपको एकदम पूरे फेयर वैल्यूएशंस पे बाई करना चाहिए। विदाउट फेयर वैल्यूएशंस आपका पैसा नुकसान होने का चांसेस बहुत हो सकता है, और मुझे लगता है कि एचबीएल इंजीनियरिंग करेंट जोन से भी 150-200 पॉइंट नीचे आ सकता है इजीली। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे अरुण सर, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कोई स्टॉक्स अगर आप सलाह देना पाए सर, कोई स्टॉक, क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ समय पहले की बात है, मैं आपके शोज़ में यहाँ पर जो हम लोग करते हैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट, तो आपने एक स्टॉक स्पेसिफिक दिए थी कॉल हमें, और वो MSTC थी यहाँ पर सर। 10 से लेके 16 दिन का सर सलाह था, 590 से लेके 600 के टारगेट थे, और स्टॉप लॉस जो था वो 539 के आसपास का था। अभी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे निवेशकों के, दर्शकों के लिए? देखिए प्रूडेंटली, तो जहां तक बात है MSTC में एक SL ट्रिगर होने के बाद एग्जिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी जी। वहां से स्टॉक काफी नीचे आ गया है। स्टिल अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो 480 का एक सपोर्ट है, वो भी मुझे लग रहा है एक शायद अगर मार्केट में वीकनेस आएगा तो ब्रीच हो सकता है। तो वैसे तो SL काफी ऊपर ट्रिगर हो चुका है, फिर भी अगर किसी ने होल्ड किया है तो 480 का एक फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मुझे लग रहा है 480 एक मंथली सपोर्ट है, अगर उसके नीचे आए तो वीकनेस काफी बढ़ेगी। पर प्रूडेंटली 539 जो स्टॉप लॉस था वहां पे एग्जिट होना ही एक प्रूडेंट कॉल किसी भी ट्रेडर के लिए रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है निवेशक इस चीज़ को ध्यान दीजिए यहाँ पर। अरुण सर, कोई कॉल्स आपके हिसाब से, कोई नज़रिया फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए बजाज ऑटो पे हमने आज रिकमेंडेशन दी है, 8995 के आसपास ही दी है, अभी भी वहीं चल रहा है। तो अगर कोई पोजिशनली लेना चाहता है तो 8900 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो लेके चल सकता है। अगेन मेरी हमेशा से सलाह ये रहती है कि स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, क्योंकि कभी शो पे आना होता है, कभी नहीं होता है किसी वजह से, पर स्टिल स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने की मेरी सलाह रहती है। तो 8900 का एक स्टॉप लॉस लगा के बजाज ऑटो में एक लॉन्ग कॉल लेके चल सकते हैं। 9180 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ दर्शकों के डिफेंस स्टॉक्स को लेकर जिस तरीके से HCL में गिरावट आई है वो यहाँ पर सवाल पूछे, तो देखिए 11:30 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वो आपको शो जो है हमारे वीडियो सेक्शन में चला जाए, ताकि आप उसको यहाँ पर देख सकें, और जो भी कंसर्न है आपके डिफेंस को लेकर तो वो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने की। यहाँ पे SJVN के ऊपर भी एक सवाल है यहाँ पर प्रदीप सर, करीब यहाँ पर जो है गौरव त्यागी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 110 के भाव पे बाइंग कर रखी, 600 शेयर्स है, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। 1 में आपने बाई किया है तो आप अभी तक वेट क्यों कर रहे हो? और जैसे कि अभी अरुण जी ने भी बताया, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को हम 365 दिनों में से ऑलमोस्ट 2000 के ज़्यादा
बार तो डेली हर एक शो में 1000 बार बोल रहे स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, फिर भी सर लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। 79 के आसपास का भी प्राइस है, मुझे लगता है कि दूर दूर तक कुछ भी सपोर्ट नहीं है। 64 में एक सपोर्ट है, 64 ब्रेक करने के बाद और नीचे आ सकता है, मंथली चार्ट में ब्रेक डाउन है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है, आपको एक बार एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। मैं न्यू कोई फ्रेश स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देना चाहता पर्टिकुलर काउंटर पे, क्योंकि इससे पहले भी जब स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 92 93 के आसपास था, तभी हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया, 85 में भी रिकमेंड नहीं किया, 90 में भी रिकमेंड नहीं किया। कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं, मुझे लगता है कि ये 55 50 में इजीली पहुंच भी सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज भी है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, आप एक बार करेंट जोन से एग्जिट करके निकल जाइए। ठीक है सर। एक स्टॉक है सीजी पावर इंडस्ट्रीज़, और आज स्टॉक की पिटाई चल रही है यहाँ पर। और हम सब जानते हैं मुर्गप्पा ग्रुप का है कंपनी, और मुर्गप्पा ग्रुप जो है वो टर्नओवर में बहुत विश्वास रखते हैं। टर्नओवर के लिहाज से मतलब एकदम जो चीज़ें होती हैं, अगर कंपनी मान लीजिए स्थिति थोड़ी ख़राब है तो उसको बदलने में विश्वास रखती है, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स को उसको मजबूत करती है, फिर कंपनी को आगे बढ़ाती है यहाँ पर। और यहाँ पे सीजी पावर की जो पिटाई हुई है, इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी को जो एक ऑर्डर मिला था कवच सिस्टम्स के ओर से, यहाँ पे जो पूरे एक ऑर्डर था कवच सिस्टम के नाम से, वो जो है वो कैंसिल हो गया है यहाँ पे। और इसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। जीजी ट्रॉनिक्स इंडिया के ज़रिए यहाँ पर जो है वो उनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के हिसाब से अगर आप देखें तो लोको कवच सिस्टम के तहत ये आया था ऑर्डर, और करीब करीब 600 करोड़ की इसकी वैल्यू थी। ये कैंसिल हुआ है, जिसके वजह से स्टॉक जो है 3% की दबाव है। तो यहाँ पर अरुण सर, आपकी क्या सलाह रहेगी सीजी पावर के ऊपर? क्या यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस दबाव में? देखिए बिल्कुल नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है 670 665 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉक्स में सेलिंग का रीजन पता नहीं है, पर काफी ब्रेकडाउन स्टॉक्स में आ रहे हैं। सर बेसिकली अभी जो खबर निकल के आई थी वो यही है कि इनका जो है वो जो उनको मिला था ऑर्डर वो कैंसिल हो गया सर, इस वजह से दबाव है। जी हर्ष जी, मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। सीजी पावर की न्यूज मैंने जरूर देखी है। जी। ओवरऑल स्टॉक्स में दबाव दिखने को मिल रहा है, मेजर ऑफ द स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है। सिमिलरली ब्रेकडाउन सीजी पावर में भी है, तो 660 670 वहां तक के लेवल्स मुझे लग रहा है सीजी पावर में आ सकते हैं। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। निफ्टी जरूर ऊपर दिख रहा है, पर स्टॉक्स में कोई स्ट्रेंथ अभी आज भी नजर नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगले अपने चीज़ों के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। अब सर क्योंकि लेबर जो कोड्स थे वो यहाँ पे जारी होते हुए दिखे थे यहाँ पर, और इसमें जो खबरें थी साफ तौर पे स्विगी और टनल्स को लेके जो है यहाँ पे जोमेटो को लेकर भी आई यहाँ पर। और हमने देखा कि शुरुआती बाज़ार में इसमें दबाव देखने को मिला, और ख़बर बेसिकली इस लिहाज से भी आई क्योंकि जाहिर सी बात है कि लेबर्स जो कोड थे वो लेबर्स के फेवर में आते हुए दिखे यहाँ पर। और इससे करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट का जो है वो दबाव क्विक कॉमर्स मार्जिन्स में जो है वो देखने को मिल सकता है, और ख़ासतौर पर फूड डिलीवरी को लेकर ये खबर जो है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है इन स्टॉक्स में थोड़ी पिटाई देखने को मिली। चाहे आप स्विगी की बात कर लीजिए, चाहे आप जोमेटो की बात कर लीजिए, अब देखिए धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव जो है टेरिटरी में आते हुए स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। इन जो लेबर कोड के आने के बाद सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? प्रदीप सर, पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा, खासतौर पर जोमेटो और यहाँ पर स्विगी की बात की जाए तो। देखिए जोमेटो स्विगी ओवरऑल देखा जाए, मुझे याद आ रहा है राकेश झुनझुनवाला सर ने एक स्टेटमेंट दिया था जब जोमेटो का आईपीओ आया था कि जोमेटो नहीं चलेंगे, और उसके बाद हमने देखा 130 से लेके 70 तक नीचे, उसके भी नीचे आ गया था जोमेटो। लेकिन बिजनेस चेंजेस हुआ, ब्लिंकिट के साथ टाई अप, उसके बाद बिजनेस रिलेटिंग हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल कंपनी बना, पैट में चेंजेस हुआ, टर्नओवर में चेंजेस हुआ। सो कहीं ना कहीं उसके बाद देखिए अच्छे से चला। अब जोमेटो का ओवरऑल अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस लास्ट 1.5-2 साल में बहुत ही बढ़िया रहा है। इस बीच स्टॉक ने टॉप भी बनाया था ऑलमोस्ट 367 के आसपास, एंड अभी 300 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है ना, बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है। और इसके साथ साथ स्विगी का भी धंधा पहले उतना नहीं चल रहा था, लेकिन स्विगी भी अभी चलने लगा है। रिसेंटली थोड़ा बहुत स्विगी का भी टॉप बना था ऑलमोस्ट 468 एंड 470 के आसपास, उसके बाद अभी 319 के आसपास का प्राइस अभी जो है चल रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया में ये जो थीम है ये बिजनेस पे मोनोपोली है,
और मैं तो स्पेशली जब भी दिल्ली मुंबई मुंबई रहता हूँ तो जोमेटो स्विगी मेरा भरोसा रहता है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैनिक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। तो जोमेटो का टारगेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 420 450 के आसपास होना चाहिए। स्विगी भी मुझे अच्छा लगता है 390 के आसपास चल रहा है, लेकिन स्विगी को करेंट जोन से बाई नहीं करना है। कभी भी अगर आपको 370 365 के इस रेंज पे मिलता है तो एक फेयर वैल्यूएशन मुझे लगता है कि उस टाइम में आपको मिलेगा, उस टाइम पे आपको बाय करके जाना चाहिए। तो फिलहाल दोनों स्टॉक्स में मेरा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी फेस हो सकता है। जी जी, यहाँ पर अरुण सर आपका क्या मानना है? यहाँ पे जो नए लेबर कोड्स हुए हैं उसमें कई तरह की देखिए सहूलियत यहाँ पर दी गई है। 40 से ज़्यादा की उम्र है तो आपको सालाना ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पर आप टेस्ट करा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सुविधाओं की बात हो रही है यहाँ पर। आप इस हिसाब से यहाँ पे जो इस तरीके से बात हो रही है कि एक मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कॉस्ट बेसिकली समझा जाए तो कॉस्ट बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पर, इसको किस नज़रिए से देखा जाए सर? देखिए मेजरली गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कॉस्ट बढ़ने के आसार है, खासकर स्विगी जोमेटो जैसी ऑनलाइन टेक कंपनीज के लिए। तो मुझे लग रहा है उसी के वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है। वैसे मेरी खरीदारी की सलाह थोड़ी करेक्शन पे है जोमेटो में। स्टॉक अच्छा है, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, एक्सीलेंट स्टॉक है, बिजनेस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर गिरावट मिलती है 280 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक को ऐड करने के लिए। तो करेक्शन में बाई करने की सलाह रहेगी। स्विगी में फिलहाल कोई खरीदारी की सलाह नहीं। ठीक है सर, यहाँ पर खरीदारी की कोई सलाह नहीं है यहाँ पर। एक सवाल मेरा जेपी पावर के ऊपर भी है यहाँ पर प्रदीप सर, क्योंकि पीछे हम लोगों ने खबर यहाँ पर देखी और काफ़ी ज़्यादा एक तेज़ी बनती हुई दिखी है। और इसमें अगर आप देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज जो था जेपी एसोसिएट को लेकर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी थी, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और 10-10% तो जो है स्टॉक चढ़ता हुआ दिखा था यहाँ पर। और अब देखिए पिटाई स्टॉक की फिर वापस वही स्थिति है, जैसे जो लगता है कि निवेशक जो ट्रेडर्स जो है बाजार को उसको ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे बिकवाली कर देते हैं यहाँ पे। अभी जय प्रकाश पावर वेंचर्स में क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए न्यूज अब से नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आ रहा है और हर महीना देखेंगे कुछ ना कुछ न्यूज जी आता भी जी। है। तो इससे पहले जब वेदांता ग्रुप को लेके न्यूज आया था उस टाइम पे स्टॉक भागा, आपने देखा कि 27 के ऊपर नहीं गया, फिर से वो ऐसे नीचे आ गया। लास्ट टाइम भी अच्छा खासा रैली था, ऑलमोस्ट 27.50 के आसपास भागा था, फिर से स्टॉक नीचे हो गया। अब 2-3 दिन पहले जो अदानी ग्रुप को लेके न्यूज आया कि अदानी टेक ओवर कर सकता है जेपी ग्रुप को, सो ओवरऑल देखा जाए मुझे लगता है कि उस न्यूज के बेसिस, उस न्यूज के दम के आधार पे थोड़ा बहुत भाग रहा था, लेकिन हमारा कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाई कॉल नहीं रहा। मुझे जितना समझ में आता है कि एज पर द प्राइस एक्शन साइकोलॉजी अगर हम देखेंगे, अगर बाई करना है मैं 27 के ऊपर एक बार रिव्यू करूंगा, 26 के ऊपर एक बार रिव्यू करूंगा, वहां पे मुझे एक बार वीकली क्लोजिंग चाहिए, वहां पे मुझे एक बार मंथली क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 बार ऑलरेडी धोखा जेपी पावर ने दे ही दिया था। इस बार भी बहुत हलचल मची थी कि स्टॉक ऑलमोस्ट 19 से 22-23 यही नहीं था कि आप बाय कीजिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन पूरा क्लियर है। जब तक मैनेजमेंट शिफ्ट नहीं हो जाता, इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो जाता, ओवरऑल क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, क्या करेंगे फ्यूचर में, उसका क्लियरेंस नहीं आ जाता ना, तब तक स्टॉक्स पे अभी फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि अगर आज के डेट के हिसाब से भी अगर आप होल्डिंग करके जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 18 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और उसके बाद आप बने रहिए। कभी भी हर एक उछाल में इसको बेचना चाहिए। एक बार हम रिव्यू करेंगे फ्यूचर में 27 के बाद, एंड सेकेंड थिंग फंडामेंटली इंटरप्रिटेशन अगर क्लियर रहता है उसके बाद ये 2-3 दिन कोई भी मोमेंटम में कुछ भी न्यूज से इसको खरीदार नहीं करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। जी ठीक है सर, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी। एक अरुण सर से मैं वीआई को लेकर और पूछ लेता हूँ सवाल। यहाँ पे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, इसलिए एक सवाल वीआई के ऊपर लेता हूँ। और जो भी दर्शकों के सवाल रह गए हैं, देखिए 1 बजे हम लोग आपके सारे सवाल लेने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, ताकि कवर करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो रहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सर आपसे मेरा सवाल है वीआई को लेकर, अरुण सर क्या सलाह रहेगी? क्योंकि इस स्टॉक्स ने भी बहुत छकाया निवेशकों को, यहाँ पर एक उम्मीद जगती है, यहाँ पे तमाम तरह की खबरें आती हैं यहाँ पर, लेकिन आपका क्या मानना है? और ख़ास तौर पे क्या सरकार के सहारे या फिर कहीं कि यहाँ पे जिस तरीके से कोशिश हो रही है, यहाँ पे कई नियमों को लेकर, बदलाव को लेकर तमाम चीज़ें हैं, आपका क्या मानना है यहाँ पर, क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए हर्ष जी, सेम मेरा वही व्यू है। अभी भी मेरी बाई करने की सलाह नहीं है। जिनके पास है वो स्टॉप लॉसेस लगा के होल्ड करे। मेरी सिंपल व्यू है हर्ष जी, हमेशा से बिजनेस अच्छा है तो उसको ही बाई करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया में दिक्कतें काफी ज्यादा है, नो डाउट बेल आउट होने की, गवर्नमेंट के सपोर्ट की काफी बातें हैं,
स्टिल मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, सपोर्ट जो 7 रुपए का था, अब 8.5 9 रुपए के आसपास आया है। तो 8.5 या 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास है होल्ड करें। बाकी मेरी फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। प्रदीप सर, ये सुजलॉन के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए सुजलॉन मुझे लगता है कि 55 के आसपास का प्राइस है, हो सकता है कि एक बार 51 52 भी आ जाए, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। मैंने दिवाली पिक दिया था 51 से और 74 का मेरा टारगेट था, तो वो मेरा व्यू जो है सेम रहेगा। एक स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था वो 42 के आसपास है, तो इतने स्टॉप लॉस बने रहिए सुजलॉन के साथ जी। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच आप दोनों दर्शकों, आप दोनों एक्सपर्ट्स का और तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है यहाँ पर।